नमस्कार। आज की चर्चा जो है वो कमर्शियल रियल एस्टेट या एट टाइम्स इवन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में अशोर्ड रिटर्न का जो प्रॉमिस आपको किया जाता है बिल्डर से, उससे संबंधित है। इसका क्या बैकग्राउंड है, हाउ डिड दिस काइंड ऑफ स्कीम्स केम इनटू द मार्केट, और कैसे आज उनका क्या स्वरूप है और किस तरह से इन्वेस्टर्स को इनमें क्या अपने एक्शंस लेने चाहिए। तो अगर हम पहली बात मतलब शुरुआत करें कि ये अशोर्ड रिटर्न आया कहाँ से, आई मीन व्हाट्स द हिस्ट्री बिहाइंड इट, स्टार्ट कैसे हुआ और इसका कारण क्या था इस तरह की स्कीम को लॉन्च करने का। तो शुरुआत में अशोर्ड रिटर्न जो है वो डेवलपर्स ने कमर्शियल रियल एस्टेट के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को बेचने के लिए लागू किया। मोस्टली दैट वाज द रीजन where as to why the product was introduced in the market, or rather to say the scheme was introduced in the market. रीजन, रियल एस्टेट में जितना भी मार्केट है वो डिपेंड करता है लोन्स के ऊपर। रियल एस्टेट इज वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव, तो डेवलपर के लिए खुद से पूरे प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। 90% ऑफ द बायर्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, जिसको हम होम लोन्स या प्रॉपर्टी लोन्स कहते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादातर जो खरीदते हैं वो बायर्स आर नॉट दी सैलरीड इंडिविजुअल्स, और वो ज़्यादातर अपने पैसे से किसी तरह का रिटर्न लेने के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट अभी तक दस्तूरन खरीदते रहे। दैट हैज़ बीन हाउ मार्केट शेप्ड अप। और इसीलिए आज भी कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है, और लॉट ऑफ पीपल डोंट ट्राई एंड टेक लोन्स व्हेन दे आर बाइंग कमर्शियल रियल एस्टेट। तो उसकी प्रेवलेंस भी नहीं है। मार्केट एज सच इज स्टिल नॉट वेरी कन्वर्सेंट विद द फैक्ट दैट कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए भी लोन लिया जा सकता है। सो बिल्डर के साथ में सामने समस्या ये आई कि वो अपना सामान अंडर कंस्ट्रक्शन बेचे कैसे। उसको बनाने के लिए अगर वो इंस्टीट्यूशन लोन लेता है, बैंक वगैरह से कंस्ट्रक्शन लोन लेता है, तो भी उसको सेल करना पड़ेगा और वो लोन भी चुकाना पड़ेगा। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट लेता है तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। कई बार तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता ही नहीं है। सो पॉइंट वन कि बिल्डर को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट या जो ऑर्गेनाइज्ड पैसा है जहाँ से बैंक से, एनबीएफसी से, वहां से मिल ही नहीं रहा है। दूसरा, अगर वो जाकर के कच्चे सोर्सेज से लेता है, मतलब डिसऑर्गेनाइज मार्केट से या मनी लेंडर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि उसको उसके अंदर प्रोजेक्ट जो है वो वाइबल ही नहीं रहेगा। सो बिल्डर ने सोचा कि मैं इस सब की बजाय व्हाई नॉट डायरेक्टली स्टार्ट ऑफरिंग अ स्कीम अंडर विच मैं अपने, मुझे जो ब्याज देना है बैंक को या एनबीएफसी को या प्राइवेट मनी लेंडर को, वो मैं अपने बायर को दे देता हूँ। उसमें मुझे दो फायदे होंगे। एक तो बेचना आसान हो जाएगा बिकॉज बायर को अट्रैक्शन क्रिएट होगा कि देर इज एन अश्योरिटी ऑन द मनी आई एम इन्वेस्टिंग। मुझे एक मुश्त पैसा मिल जाएगा। सो आई विल गेट कैपिटल टू डेवलप द प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट, एंड मेरी सेल हो जाएगी। सो इट इज काइंड ऑफ कैश फ्लोज टू डेवलप द प्रोजेक्ट, बिकॉज आपने एश्योर्ड रिटर्न बेच रहे हैं तो जितना का प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं उसका 80, 90, 100% आप आज ही ले लेते हैं क्लाइंट से या बायर से या इन्वेस्टर से, और उसके बाद उसे रिटर्न दे रहे हैं तो आपको पूरा पैसा आज मिल गया। तो आपकी कैश फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सेकंड, आपको इंटरेस्ट किसी और को देने की बजाय उस बायर को ही दे दिया आपने 3 साल के लिए। जहाँ रिटेल बायर है तो उसकी इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं है कि वो आपसे अदरवाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट का ब्याज ले सके। एंड फाइनली you have also made a sale. So once you complete the project, you're not again under pressure to sell after having constructed या during construction. So it was kind of a win-win-win kind of a thing for everyone. But हुआ क्या कि एक दो शुरू में when the uh, schemes or the projects got launched आज से 10-15 साल पहले, तो एक दो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली। नया था और इन्वेस्टर्स भी तब तक इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर के यूज टू नहीं थे। सो इस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली। उसकी देखा देखी हुआ ये कि सब लोग जो है वो ये स्कीम्स देने लगे। एंड देन अगेन एज इट हैपेंस इन रियल एस्टेट, एक वो भेड़ चाल हुई।
एंड बायर्स के पास में बहुत सारी चॉइसेस आ गई, पुअरली कैपिटलाइज प्रोडक्ट्स मार्केट में आए। तो इसमें बायर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डेवलपर्स ऑफर करने लगे 12% शॉर्ट रिटर्न। बहुत से डेवलपर्स ने पोस्ट डेटेड चेक्स भी दिए कि लीजिए मैं आपको 4 साल में बना के दूंगा, 4 साल के 48 चेक्स एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ के हिसाब से मैं आपको ये रिटर्न्स के चेक भी देता हूँ। डेवलपर्स ने रिटर्न एग्रीमेंट्स भी किए, मतलब कायदे से इसको बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर ऐसे किया गया कि हम जो आपसे वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। डेवलपर्स के इस तरह के वादों में बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा लगाया, और जो परफॉर्मेंस रही उसमें थोड़ा बाद में आएंगे, बट मैं ये कह सकता हूँ कि बला काफी खूबसूरत थी। जनरली वही होता है। सो व्हाट आर द हिडन एस्पेक्ट? इसके हिडन एस्पेक्ट क्या है? इसके हिडन एस्पेक्ट ये थे कि बिल्डर्स ने जब आज से 10-15 साल पहले शुरू किया अशोर्ड रिटर्न देना, तब के कॉस्ट ऑफ मनी और आज के कॉस्ट ऑफ मनी में बहुत फर्क है। तब पैसा महंगा था, धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ी है, पैसे की कीमत कम हुई है, आज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी सस्ता हो रहा है। लेकिन डेवलपर्स अभी भी अपनी सेल्स के प्रेशर में वहीं फंसे हुए हैं। दे आर स्टिल ट्राइंग टू सेल दिस एट 11% 12% एश्योर्ड रिटर्न, जो उनके लिए अनसस्टेनेबल हो जाता है। सो 11-12% का अश्योर्ड रिटर्न देना, प्रोडक्ट बनाना, 4-5 साल उस लाइबिलिटी को फेस करना सस्टेनेबल नहीं होता है। इसलिए डेवलपर उस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्राइस इन्फ्लेट कर देता है। अगर अब आप किसी भी अश्योर्ड रिटर्न प्रोजेक्ट को देखेंगे, 90% चांस है कि उसके आसपास के जो और प्रोजेक्ट्स हैं जो बन चुके हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, नॉन अश्योर्ड रिटर्न के अंदर सेल हो रहे हैं, उनके प्राइसेस आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% लेस एज कम्पेयर टू अ प्रोजेक्ट विच इज बीइंग सोल्ड अंडर अश्योर्ड रिटर्न। बिकॉज डेवलपर ने अश्योर्ड रिटर्न को की कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्राइस इन्फ्लेट कर दिया। कायदे से देखा जाए तो बायर का ही पैसा उसको पहले शुरू में पूरा ले करके और उसे वापस दिया गया। ओरिजिनली व्हेन द स्कीम वाज प्लान्ड इट वाज नॉट लाइक दैट। व्हेन द स्कीम वाज प्लान्ड इट वाज दिस कि मुझे आज 100% पैसा मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन तो मेरा 4 साल में होगा, इस 100% पैसे में मेरी लैंड की भी कॉस्ट है, मेरा प्रॉफिट भी है। सो आई विल कीप सम मनी इन सम काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, keep on giving a return to the buyer and construct the property at a good pace. But ऑफ लेट बिल्डर्स जो है वो प्राइसेस इन्फ्लेट करने लगे। फिर बहुत सारे बिल्डर्स ने अपफ्रंट पैसा आया तो इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग द फिजिकल डिसिप्लिन कि भाई मेरे पास आज ये पैसा आ गया है, मेरा ऑल्दो प्रॉपर्टी मेरी 20-30% सेल हुई है, बट उन 20-30% बायर से मुझे एक मुश्त ज्यादा पैसा मिला है। सो लेट मी यूटिलाइज दिस मनी, कंप्लीट द प्रोजेक्ट, डिस्चार्ज माई लाइबिलिटी। वो पॉजिटिव तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की जगह बिल्डर्स ने पैसे को, दूसरे के पैसे को इस्तेमाल करके और प्रोजेक्ट्स लाने लग गए, चाहे वो कमर्शियल में लाए, रेजिडेंशियल में लाए। सो मार्केट का पैसा जो उन्हें 11-12% ब्याज पे मिला, उसको उन्होंने और प्रोजेक्ट्स में और लैंड डील्स में और अलग प्रोजेक्ट्स में लगाना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ कि जो एक एक अच्छी स्ट्रक्चर्ड स्कीम थी वो पॉन्जी स्कीम बन गई। पॉन्जी स्कीम का मतलब अब नया बायर जो आ रहा है वो पुराने बायर के ब्याज को या अशोर्ड रिटर्न का पेमेंट कर रहा है। 3-4-5 साल अच्छा चलता रहा, शुरू में जो बायर्स आए उनको पेमेंट्स भी मिलती रही, बट धीरे 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 बर्डन इतना बढ़ गया, अल्टीमेटली क्रैश ही हो गया एंड ना प्रोजेक्ट्स बने ना लोगों के पैसे मिले। मतलब अल्टीमेटली बिल्डर अपने ही बहकावों में फंस गया। इसलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर फेल हुए शॉर्ट रिटर्न के अंदर, except for very very few successes. Those were initial successes or from very very reputed developers. इसके legal aspects क्या हैं? What are the legal aspects around short return? When there were a lot of hue and cry, so SEBI came out with a ruling that assured returns जो है वो should not be permitted and ये legal नहीं है या it is against the rules. But the problem is that SEBI का जो jurisdiction है, that is only towards listed companies because SEBI is the market regulator. जो बिल्डर मार्केट रेगुलेटर या लिस्टेड है ही नहीं, उसके ऊपर सेबी का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वहां पर अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स फिर भी आती रही। रेरा ने इसको क्या किया? रेरा ने इसको पूरी तरह से सैंक्टिटी नहीं दी। रेरा ने ये, इसको ग्रे एरिया है रेरा में, लीगल पोजीशन क्लियर नहीं है वेदर अश्योर्ड रिटर्न इज अलाउड और नॉट। रेरा सेड कि विल ओनली अलाउ
sale on carpet area and on down payment plan, ELP plan and CLP plan. बट उसके बदले में बिल्डर जो है वो अश्योर्ड रिटर्न दे सकता है नहीं, इसके बारे में रेरा ने किसी तरह का कोई डेफिनेशन नहीं दिया। एंड बिल्डर्स ने उसका भी रास्ता निकाल लिया सर्कमवेंट करके, इंस्टेड ऑफ अश्योर्ड रिटर्न दे सेड वील स्टार्ट पेइंग यू रेंट। वो भी कई बार चैलेंज हुआ इन कोर्ट्स की, जब प्रॉपर्टी बनी नहीं है तो उस पर रेंट किस तरह से दिया जा सकता है। बट इन वन फॉर्म और द अदर assured return has been offered, is still offered in the market. And what are those different forms? शुरुआत एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए हुई। इसका पहला फॉर्म तो बहुत प्लेन वनीला था, आप मुझसे प्रॉपर्टी लीजिए, मैं पोजेशन तक आपको 11%, 12%। देयर हैव बीन वेरी वेरी एग्रेसिव स्कीम्स आल्सो, जहां बिल्डर ने 17, 18% के रिटर्न्स भी अश्योर किए, ऑफर किए। देन कुछ बिल्डर और 2 स्टेप आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला जी पोजेशन तक भी देंगे और बनने के बाद भी 3 साल या 6 साल तक का हम आपको एक रेंटल इंश्योरेंस देते हैं कि टेनेंट हम लेकर के आएंगे, इतना मिनिमम टेनेंट, इतने मिनिमम रेंट पर लाएंगे, रेंट अगर इससे ज्यादा होगा तो उसको स्प्लिट कर लेंगे। देन इसका एक और फॉर्म आया रेजिडेंशियल स्पेस में, विच वाज द सबवेंशन, कि आप लोन पूरा ले लीजिए और आपके बिहाफ पर जो इंटरेस्ट पे करना है बैंक को, वो बिल्डर ने बोला मैं दे दूंगा। सबवेंशन के ऊपर आरबीआई ने रोक लगाई, तो बिल्डर ने उसको अलग तरह से, पहले सबवेंशन होता था कि बिल्डर जो लोन रिलीज करता था उतने में से एक सर्टेन ड्यूरेशन का इंटरेस्ट काट लेता था, जो ड्यूरेशन बिल्डर उसको प्रॉमिस करता था तब तक मैं बना दूंगा। बाद में जब आरबीआई इस पे टाइट हुआ तो बिल्डर ने कहा ठीक है, लोन जो है वो आप पूरा ले लीजिए, बायर्स को कहा, और किस्त के बराबर का पैसा जो आपकी ईएमआई जाती है वो मैं आपको देता रहूंगा। अभी M3M ने भी किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, और नामी गिरामी बैंकों ने उसके अंदर लोन दिया। सो सबवेंशन भी एक, इट इज येट अनदर, आई मीन दैट्स अनदर रीपैकेजिंग ऑफ द अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। परसेंटेज का फर्क है क्योंकि होम लोन थोड़ा सा सस्ता होता है, बट दैट इज ऑल्सो अनदर पैकेजिंग ऑफ द अश्योर्ड रिटर्न स्कीम। फिर बहुत सारे बिल्डर्स इसके अंदर, बिकॉज रेगुलेटरी उससे बचने के लिए एनपीवी कर देते हैं। अश्योर्ड रिटर्न दिया, आप जब खरीदने गए तो बोले हाँ सर ऐसा है, 12% के हिसाब से मुझे आपको 4 साल में 48% देना है, मैं आपको उस पैसे का आज का नेट प्रेजेंट वैल्यू का डिस्काउंट आपके प्राइस में कर देता हूँ। सो मैं आपको एक बहुत हेफ्टी जो है वो अमाउंट दे देता हूँ। अब इस अश्योर्ड रिटर्न के नाम से मार्केट में बस क्रिएट हो जाता है, बायर्स जाने लग जाते हैं और वहां पर ये एनपीवी के नाम पर उनको सेल कर दिया जाता है। इसका एक और प्रारूप जो देखने को मिला वो था बाय बैक स्कीम्स, कि आप मेरे से आज 1 करोड़ में प्रॉपर्टी ले लीजिए और 4 साल बाद जो है मैं आपसे इसको 1 करोड़ 40 लाख में ले लूंगा, 1 करोड़ 50 लाख में ले लूंगा। आइडिया क्या था? आइडिया ये है कि इसको इतना लुभावना बनाना, इतना अट्रैक्टिव बनाना और अनसर्टेनिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट को आउट कर देना, बायर के रिस्क को ऑन पेपर मिनिमाइज कर देना। मैं आपको अश्योर्ड रिटर्न दे रहा हूँ सर, मैं आपको पोजिटेड चेक दे रहा हूँ, मैं आपके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा हूँ। व्हाट लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स डू नॉट रियलाइज, बिल्डर को रिटर्न एग्रीमेंट करने से, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने से, पोजिटेड चेक देने से फर्क नहीं पड़ता। वो ये समझता है कि जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इतना समय लगता है, इतना कम्बरसम होता है, इतना स्लो एंड पेनफुल है दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अप्रोच द कोर्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर वो कर भी लेते हैं तो एग्रीमेंट्स को बिल्डर बहुत टाइम तक अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उसके बाद में एग्रीमेंट्स को कंटेस्ट करता रहेगा, बहुत सारे अलग अलग रीजंस देता रहेगा। अल्टीमेटली इसमें होता क्या, इट बिकम्स अ गेम ऑफ एट्रिशन देन, एंड मोस्ट ऑफ द बायर्स दे टेंड टू लूज होप। एंड अगर बहुत ज्यादा छोटे बायर्स हैं, बिकॉज उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया गया, बीच में एक वो और नया आया था, अभी भी चलता है, वर्चुअल स्पेस को सेल किया गया। तो उससे आपने टिकट इतना छोटा कर दिया कि बहुत सारे लोगों के बजट में आने लगा, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, उस तरह के प्राइस पॉइंट्स के ऊपर यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग बायर्स। उस तरह के प्राइस पॉइंट वाले बायर के पास में शायद वही पैसा था, और जब उसको उसमें कुछ रिटर्न मिल गया 1-2 साल, बाकी पैसा उसका फंस गया, उसके पास में इतना समय, इतना सामर्थ्य ही नहीं था कि वो जाकर के कोर्ट से या लीगल प्रोसेस से अपना रिकवरीज भी कर पाता। सो व्हाट हैज बीन, अगर पास्ट परफॉर्मेंस का सवाल पूछा जाए, दैट व्हाट हैज बीन द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ assured return properties or assured return schemes, I will not even call it assured return properties, assured return schemes,
then 80% of the projects have failed in the past. अब बहुत सारे बिल्डर्स ने तो प्रोजेक्ट डिलीवरी में ही फेलियर कर दिया. फॉर एग्जांपल MBL, एक अर्थ इंफ्रा करके आए थे. अर्थ इंफ्रा ने तो पूरा गेम ही एश्योर्ड रिटर्न के ऊपर बनाना शुरू किया. 15 प्रोजेक्ट लिया है एश्योर्ड रिटर्न के नाम से, इधर का पैसा उधर, उधर का आगे आगे करते करते, एंड दे फेल्ड इन ऑल द 15 प्रोजेक्ट्स. सो यू कैन इमेजिन कि हजारों लोगों को उन्होंने किस तरह से नुकसान किया. प्रोजेक्ट जो है वो खत्म ही नहीं हुआ. वो बना, उसका कुछ स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद इट टर्न इनटू अ पॉन्जी स्कीम. वो आगे वाले से पैसे लेके दूसरे को देखते रहे, एंड अगेन हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टर्स लॉस्ट करोड्स ऑफ मनी. बहुत से बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट तो बना दिया बट अशोर्ड रिटर्न देने में डिफॉल्ट किया. सो आप ये कह सकते हैं कि जो इन्फ्लेटेड प्राइस था उसमें से कुछ हद तक की रिकवरी बायर्स की होगी, बिकॉज प्रोजेक्ट बन गया बट अशोर्ड रिटर्न्स नहीं दिए. वहां पर बाद में लीगल केसेस लड़े बायर्स ने, किसी को रिलीफ हुआ, किसी को नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल वाटिका ने किया. वाटिका ने तो चिट्ठी लिख दी अपने बायर्स को कि आपने जो अशोर्ड रिटर्न में लिया था उसको आप ऑनर नहीं कर सकते, बिकॉज रेरा ने अब जो है वो प्रावधान बदल दिए कि अशोर्ड रिटर्न पे आप बेच नहीं सकते हैं, कारपेट एरिया पे बेच सकते हैं. हमने तो आपको सुपर एरिया पे सेल किया था. देन पीपल वेंट टू रेरा. रेरा सेड नथिंग डूइंग. आप ये बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए लोगों का और इनका पैसा दीजिए जो आपने कमिटमेंट्स करी हैं. आई डोंट नो वेदर वाटिका एक्चुअली पेड टू देम आफ्टर दैट और नॉट, बट वाटिका प्लेड दैट स्मार्ट है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने बनाया, स्पाइरेज के नाम से इनका प्रोजेक्ट होता था, but there are again defaults in assured written promises there. सबवेंशन में फेलियर्स तो अनलिमिटेड है. हर बिल्डर ने जिसने भी सबवेंशन स्कीम में सेल किया, सबवेंशन को पोजेशन बोला, पोजेशन किया नहीं किया, सबवेंशन को एक सर्टेन टाइम के बाद में डिफॉल्ट किया. मतलब हर बिल्डर तो चलिए 100% जनरलाइजेशन हो गया, बट मेजॉरिटी बिल्डर्स ने सबवेंशन के अंदर भी अपने इन्वेस्टर्स को बहुत परेशान किया. और जहां जब ये पॉन्जी स्कीम टाइप हो गया, वहां पर तो क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत लेट एंटर किया, तो वहां तो उनको काफी नुकसान हुए. देर आर लॉट्स ऑफ केसेस वेयर पीपल लॉस्ट देयर लाइफ सेविंग्स, क्योंकि उन्होंने सुना था पीछे वाले को 10 लाख पर 3 साल से कंटिन्यूस पैसा मिल रहा है, तो मेरे पास तो लाइफ टाइम की सेविंग है, 25 लगा देता हूँ, 12% का ब्याज भी मिल जाएगा, प्रिंसिपल की बढ़ोतरी भी हो जाएगी. ब्रोकर ऐसे ही समझाता है, सर देखो आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके बाद में आपको प्रिंसिपल, आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट हो जाएगा, तो आपके 50 लाख भी जो है बढ़ के 5 साल में 1 करोड़ हो जाएगा, रिटर्न आपको मिलता रहेगा. इन प्रोमिसेस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना लाइफ टाइम की सेविंग्स, अपने रिटायरमेंट की सेविंग्स, वो सब लगाया और गवाया. सो अगर आज, मतलब पिछले 15-17 मिनट से जो मैंने आपसे बातचीत करी, और अगर मेरे से कोई ये पूछे कि मेरे को अशोर्ड रिटर्न में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या सावधानियां लेनी चाहिए, तो मेरा पहली तो ये होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ना ही कीजिए. आई मीन माय अपफ्रंट रिकमेंडेशन वुड बी, प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन अशोर्ड रिटर्न स्कीम्स. बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो दैट लेयर ऑफ कंफर्म्ड हाई रिटर्न अट्रैक्ट करता है, एंड दे वांट टू डू दैट. इफ यू स्टिल proceed to go ahead, then some basic safeguards are one, go with very reputed developers जिन्होंने assured return में भी पास्ट में सेल किया है. जहां तक हो सके डू नॉट इन्वेस्ट इन 90 to 100% डाउन पेमेंट प्लान, बिकॉज अगर वो assured रिटर्न है तो उसमें वो फ्रैक्शनल प्लान्स भी देते हैं कि आज 50% दे दीजिए, 40% दे दीजिए, इतना बनने के बाद और दे दीजिए, फिर बचे ऊपर. एटलीस्ट सेफगार्ड योर इंटरेस्ट लाइक दैट कि आप कुछ कुछ कम करके अपना पैसा दें. थर्ड, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर है वो ये है कि आप ये देखें कि कहीं पूरा प्रोजेक्ट ही तो अशोर्ड रिटर्न में नहीं बिक रहा है. इट इज दैट सम पोर्शन, लेट्स से इफ देयर आर 10 acres of a project being developed, then 3-4 acre is being sold under assured return, some portion is being sold under construction link plan, and मतलब there is a mixture of investors who are there. ऐसा ना हो कि सभी को उसने वो 5-5, 10-10 लाख वाले स्कीम के अंदर फंसा करके और सबको अशोर्ड रिटर्न में एक पूरा कंफ्यूज सा सिस्टम बना रखा है जहां आपको पता ही नहीं. सो एक जेन्युइन डेवलपर जो है वो कुछ पोर्शन अगर अशोर्ड रिटर्न में बेच रहा है फॉर कलेक्टिंग द मनी एंड वांटिंग टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, देन यस, सो उसका पैरामीटर ये है दैट यू चेक दैट व्हाट आर द अदर पेमेंट प्लान्स एंड हाउ मेनी बायर्स आर ऑप्टिंग फॉर अदर पेमेंट प्लान्स. देन फोर्थ,
मेक श्योर दैट द कंस्ट्रक्शन इज अंडर वे। बहुत इनिशियल प्रोजेक्ट्स में मतलब है ये कुछ तो प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया हो, तब आप अश्योर्ड रिटर्न के अंदर खरीदें। एंड फाइनली, जितने भी टाइम का अश्योर्ड रिटर्न आपको बिल्डर से बोल रहा है, बात हो रही है, उसके पोस्ट डेटेड चेक्स तो लें अपने एग्रीमेंट के साथ साथ। ऑल्दो अगेन पोस्ट डेटेड चेक्स आर ऑल्सो वेरी वीक प्रोटेक्शन, but better to have some protection than have zero protection. So that's my recommendation to those who still want to go ahead and invest in a short return. The primary recommendation was don't invest. अब अगर डोंट इन्वेस्ट है और किसी के पास में कुछ लमसम पैसा है जिसे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक स्टेडी रेंटल इनकम बनाना चाहता है, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? बिकॉज एश्योर्ड रिटर्न को तो मैंने पिछले 15-17 मिनट में इतनी ज़्यादा निंदा कर दी है और इतना डरा दिया है, तो उनके लिए एक ऑप्शन बनता है प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज। प्री रेंटेड प्रॉपर्टी इज वेयर द प्रॉपर्टी इज रेडी, सो टेक्निकली सिविल कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, देयर इज ऑलरेडी अ टेनेंट, एंड आप क्वालिटी ऑफ टेनेंट चेक कर सकते हैं, टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो चेक कर सकते हैं। सो यू हैव मोर प्रूफ ऑफ लाइफ, बंदा है वहां पर, प्रोजेक्ट है, टेनेंट है, क्वालिटी क्या है, कितने लोग काम करते हैं, टेनेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है, और रिटर्न आपको थोड़ा वहाँ नेचुरली कम मिलेगा बिकॉज अब चीज़ें बहुत क्रिस्टलाइज हो चुकी हैं, स्टेबल है, 5 से 7% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से रिसर्च करके डिलीजेंट मेहनत के साथ में एक फेयर प्राइस प्रॉपर्टी प्री रेंटेड में लेते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिलेगा, रिटर्न्स भी मिलेंगी, सेफ्टी भी मिलेगी। सो मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि प्री रेंटेड प्रॉपर्टी लॉन्ग रन में अश्योर्ड रिटर्न से बेटर रिटर्न्स देती है, सेफ होती है, कंफर्टेबल होती है। बेटर रिटर्न्स इसलिए देती है क्योंकि आपको एक तो फेयर प्राइस मिलता है। अश्योर्ड रिटर्न में प्राइस इन्फ्लेटेड होता है, 3-4 साल तो वो आपको अश्योर्ड रिटर्न मिल भी जाता है एट टाइम्स, बट उसके बाद में मार्केट रेंट को नहीं सपोर्ट करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप 15 साल एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, प्री रेंटेड प्रॉपर्टी आपको कहीं ज़्यादा बेटर रिटर्न अश्योर्ड रिटर्न के कंपैरिजन में देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड ये डेटा बेस्ड जो है, इसके बेसिस पे आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट ऑल दिस इज नॉट जस्ट इंग्लिश, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्सटेंस। सो दिस वाज माय टॉक अबाउट शॉर्ट रिटर्न। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं अपना मोनोलॉग खत्म कर चुका हूँ। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.